So namaste guys, welcome to the last lecture. This will be the last lecture of our oceanography series, and with this lecture oceanography will be completed in its entirety. And for especially for GS सेक्शन के लिए है ये, ऑप्शनल के लिए नहीं है. ऑफ कोर्स ऑप्शनल के लिए तुमको और पढ़ना पड़ेगा, आपको और पढ़ना पड़ेगा. तो ऑप्शनल के लिए जो है बहुत जल्दी हम रिक्वेस्ट करेंगे आदित्य सर से. आदित्य जो है वो ऑप्शनल उनका ज्योग्राफी है. तो जब ऑप्शनल का पेपर होगा तो ऑप्शनल का पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे आदित्य. तो इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो है ऑप्शनल का कोर्स अगर स्टार्ट कर पाए तो स्टार्ट रिक्वेस्ट करेंगे कि टाइम मिलेगा तो करेंगे ये. नहीं तो ये जीएस बिल्कुल सर। पर्सपेक्टिव से ये है इम्पोर्टेंट. और सबसे बड़ी बात कि एनसीईआरटी के नोट्स हैं, एनसीईआरटी से बने हुए नोट्स हैं, तो ये जो है ऑथेंटिक नोट्स हैं. तो ये जो लास्ट लेक्चर है इसका 6th लेक्चर है ओशनोग्राफी का. तो इसको हम अगर कवर करें तो ओशनिक रिसोर्सेज बच जाते हैं हमारे सिर्फ इसमें, बाकी सब जो है वो कवर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में. तो ओशनिक रिसोर्सेज अगर हम देखें आदित्य तो दो तरह के होंगे. जी। एक बायोटिक, अबायोटिक. हम्म। बायोटिक मतलब वो जीवित रिसोर्स, जिंदा, जो जिंदा है. ठीक है. जीवित लिविंग। और हम्म। बिल्कुल अबायोटिक मतलब वो जो मृत रूप में है, बट जिनमें जान नहीं है, बट कारगर हैं हमारे लिए, मिनरल उपयोगी हैं. तो ये एक बिल्कुल। इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है. ठीक है. तो अगर जैसे बायोटिक रिसोर्सेज की बात करें तो बायोटिक रिसोर्सेज में क्या क्या है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं फिशेस, क्रैब्स, ऑयस्टर, स्पॉन्जेस, एल्गी, मैमल्स, वे मैमल्स जैसे वेल्स, कोरल, हम्म। स्टारफिश, ये सब जो हैं. अच्छा, कोरल्स अगर आता है ना, कोरल्स की जब हम बात करते हैं ना, कोरल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है हमारे इसमें. जो कोरल के जो होता है, उसको कोरल होता है, उसको ओशन का वो बोला जाता है बेसिकली, वर्षा वन बोला जाता है, समुद्र का वर्षा वन, यानी द रेन फॉरेस्ट ऑफ द कोरल. तो रेन बहुत सारे, फॉरेस्ट ऑफ द हाँ, ओशन। बहुत ही हम्म। इंपॉर्टेंट 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 जो स्पीशीज है उसको मेंटेन करता है वो अपने अंदर बायोडाइवर्सिटी में. एक अलग, एक ओशन की अलग ही बायोडाइवर्सिटी स्टोर करता है, एक बिल्कुल बिल्कुल कोरल्स और बिल्कुल. आपका मैंग्रोव्स। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट. हाँ, कोरल और मैनग्रोव ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. इसको वैसे तो उसमें देखना होता है एनवायरनमेंट सेक्शन में, बट कोरल जो है हम इसमें भी कवर कर देंगे. तो बेनिफिट क्या अच्छा, होते एक हैं चीज बायोटिक और, रिसोर्सेज के? ये आपकी, एक चीज और, कोरल और ये जो मैंग्रोव्स है ये कहीं ना कहीं हमें हेल्थ भी बताते हैं ओशन की, हम्म. वाटर की, क्या बिल्कुल बिल्कुल हेल्थ है। बिल्कुल बिल्कुल. तो एक तरीके से इंडिकेटर जैसा काम करते हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है. एग्जैक्टली। ठीक है. अच्छा, बेनिफिट क्या हो बायोटिक रिसोर्सेज के? अच्छा, बेनिफिट देखने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो 1/3 पॉपुलेशन है दुनिया की, ठीक है, वो रहती है कोस्टल एरियाज में. कोस्टल एरियाज में रहने की वजह से क्या है कि हम्म। वो जो है ओशन पर डिपेंडेंट है फूड के लिए. ठीक है. तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट जी चीज है. सर। तो इसलिए बेनिफिट क्या होंगे? एक तो फूड सिक्योरिटी, क्योंकि प्रोटीन रिच होते हैं ये, जाहिर सी बात है, नॉन वेज प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोटीन रिच होंगे. ठीक है. दूसरा क्या होगा, फॉडर के लिए बिल्कुल। यूज हो सकते हैं ये, जो जानवर होते हैं उनके फॉडर के लिए, जैसे एल्गी वगैरह. बायोफ्यूल के लिए जो हम बात करते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन. तो फोर्थ जनरेशन का जो बायोफ्यूल है, थर्ड जनरेशन का जो बायोफ्यूल है, ये सब जो है कहाँ से निकलेंगे? ये सब एल्गी से ही निकलेंगे. ठीक है. तो ये एक इंपॉर्टेंट है. ठीक है. फिर मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं, कई सारे जानवरों से यूज की जाती हैं, कई सारे प्लांट्स होते हैं जो कि खास ओशंस में पाए जाते हैं, उनसे मेडिसिन बनाई जाती है. फर्टिलाइजर बनते हैं, जो वेल्स की हड्डियां होती हैं उनसे फर्टिलाइजर बनती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट. फिर ऑर्नामेंटल फिशेस होती हैं, जैसे गोल्ड फिश होती है, ये सब ऑर्नामेंट के लिए, एक्वेरियम में सजाने के लिए काम आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो ये एक तरीके के लाइवलीहुड भी बना सकती हैं, जो ऑर्नामेंटल फिशेस को कैच करके जो है पकड़ के बेचे, ये भी एक इम्पोर्टेंट है. ठीक है. कोरल जो होते हैं वो लाइमस्टोन प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. जिप्सम प्रोड्यूस करते हैं, सीमेंट बनता है उससे. तमिलनाडु के कोस्ट पे जो है एक पर्ल का प्रोडक्शन है, पर्ल भी होता है, मतलब मोती बनते हैं वहां पे. तो ये सब चीजें समुद्र में होती हैं. तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. ना सिर्फ ये, बल्कि जो आपका टूरिज्म सेक्टर है सब भी, जैसे अबायोटिक रिसोर्सेज जो है ना वो देखें अगर हम, जैसे ये तो बायोटिक रिसोर्सेज हो गए. अबायोटिक रिसोर्सेज में जब हमने इंट्रोडक्शन किया था इस चैप्टर का, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात की थी. कॉन्टिनेंटल शेल्फ में हमने देखा था पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब पाया जाता है. तो अ, ये अबायोटिक रिसोर्स में वो भी आ गए. फॉसिल फ्यूल में कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, शील गैस, गैस हाइड्रेट, ये सब जो है फॉसिल फ्यूल के अंदर में आ गए. प्लेसर डिपॉजिट बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लेसर डिपॉजिट जब हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कवर किया था, तो गोल्ड के प्लेसर डिपॉजिट पाए जाते हैं घना में, उसमें जो डिस्कस कि किया था। ब्राजीलियन रिवर ने डिपॉजिट किए थे जब साउथ अमेरिका और अफ्रीका आपस में थे, एक साथ लगे हुए थे. तो एक इम्पोर्टेंट ये है प्लेसर डिपॉजिट एक जो है कॉन्टिनेंट था वो. बिल्कुल। हाँ, कई सारे एलिमेंट्स के प्लेसर प्लेसर डिपॉजिट, जैसे केरला के जो कोस्ट है उसमें मोनाजाइट सैंड पाया जाता है. और वो क्यों, किस लिए फेमस है? थोरियम के हम्म। लिए फेमस है. थोरियम जो है एक फ्यूचर का फ्यूल है. बिल्कुल। ठीक है.
न्यूक्लियर रिएक्टर में जो काम आएगा थ्योरियम, वो फ्यूचर का फ्यूल है। और ये ऐसा बताया जाता है कि अराउंड दुनिया का 25% जो थोरियम है वो इंडिया में ही पाया जाता है, केरला के कोस्ट पे। इसलिए अगर याद हो आपको, हिस्ट्री अगर पढ़ा हो आपने, तो केरला जो है वो बेसिकली त्रावणकोर था उस समय का प्रिंसली स्टेट, और इसी रिसोर्स की वजह से जो है वेस्टर्न पावर्स ने उसको सपोर्ट किया था कि आप इंडिया में ना मिलें, एक इंडिपेंडेंट नेशन बने। इसलिए जो है त्रावणकोर ने इनिशियली जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे साइन करने से मना कर दिया था, बट ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ सरदार पटेल इट बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया एज टुडे वी नोन इट एज केरला। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। केरला। ठीक है। तो बिल्डिंग मटेरियल मिलता है वहां से, सैंड, ग्रेवल्स, ये सब मिलते हैं। ठीक है। पॉलीमेटेलिक और मैंगनीज नोड्यूल्स, ये बाइसल प्लेन में मिलता है। अच्छा, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स की खोज करने के लिए एक इंडिया ने डीप ओशन मिशन चलाया है, समुद्रयान कहते हैं जिसे। तो पॉलिक मेटेलिक बिल्कुल। नोड्यूल्स की ही खोज करने के लिए बेसिकली जो है वो मिशन चलाया गया है। और उस एरिया को मैप करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज हैं वहां पे, तो जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है, यूएन क्लॉज के अंडर में आता है जो, उसने जो है इंडिया को इंडियन ओशन में 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अलॉट किया है ये सबकी आउट कर रखा एक्सप्लोरेशन है। के लिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या हम्म। है, रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है ओशंस, जैसे फॉर एग्जांपल टाइडल वेव्स हो गए। फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे टाइडल वेव्स हैं, ओटीसी, ओशन थर्मल जो है होता है, उसमें एनर्जी क्या होता है कन्वर्टिंग। कि हाँ बिल्कुल, थर्मल एनर्जी जो होता है वो, जो ओशन में टेम्परेचर डिफरेंस होता है ओशन के वाटर में, उससे यूज करके जो एनर्जी बनाई जाती है वो ऑफ शोर विंड पावर प्लांट हम्म। बन लगते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वाटर और सॉल्ट, ये दो का बहुत बड़ा सोर्स है। जैसे हम एग्जांपल देखें सऊदी अरेबिया का, सऊदी अरेबिया में नदियां नहीं है। ठीक है। तो वो पानी वो कहाँ से हम्म। लेते हैं, डीसैलिनेशन करके जो है वो समुद्र से ही पानी मिलता है उनको। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सॉल्ट का सबसे बड़ा सोर्स है, क्योंकि जो हम सॉल्ट डेली में यूज करते हैं NaCl कॉमन सॉल्ट, वो जो होता है ओशन सॉल्ट, सी सॉल्ट ही होता है बेसिकली। तो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। फिर ओशन जो है वो क्या सर्विसेज को ऑफर करता है, जैसे टूरिज्म सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे सर्फिंग होता है, ये सब भी ओशन में होता है। तो ये सब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ओशन जो है हमको ऑफर करता है। तो ये सारे फैक्टर जो है कहीं भी लिखने, किसी भी एग्जाम में, मेंस एग्जामिनेशन में लिखने में बहुत काम आ सकते हैं। फिर एक लास्ट टॉपिक बचता है कोरल रीफ का। कोरल क्या होते हैं बेसिकली, जो मूंगा चट्टाने होती हैं, इसको प्रवाल भित्ति बोला जाता है हिंदी में। तो कोरल कुछ है नहीं बेसिकली, हम्म। जो स्केलेटन होता है मरे हुए कोरल पॉलिप्स का, वो जो है विद टाइम इकट्ठा होते 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 इतना बड़ा हो जाता है कि उसके इर्द गिर्द जो है बहुत सारे एनिमल्स अपना घर बना लेते हैं, तो वही जो है कोरल बन जाता है। बेसिकली लिखा हुआ है इसमें कि दे आर सबमरीन लाइमस्टोन स्ट्रक्चर क्रिएटेड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फॉर्मूला जानते हैं, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। जो एक्सोस्केलेटन होते हैं बाय माइन्यूट मरीन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड कोरल पॉलिप। इट इज कोरल प्लांट लाइक पॉलिप। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ग्रुप्स, कॉलोनी में रहते हैं, सबसे बड़ी बात। और फिर वो बताया ना, आफ्टर डेथ ऑफ हम्म। मल्टीपल जनरेशन ओवर द जनरेशन द कोरल कॉलोनी क्रिएट द कोरल रीफ्स। धीरे धीरे मरते मरते, जैसे एक जनरेशन मरी, उसका स्केल्टन यहाँ इकट्ठा हो गया, फिर अगली जनरेशन उसका इकट्ठा हो गया, ऐसे होते 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 जो है बहुत ऊंचा बन हम्म। जाता है। और समटाइम आइलैंड बन जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा लक्षद्वीप जो आइलैंड है, वो पूरा जो है कोरल आइलैंड है। ठीक है। एक ग्रेट बैरियर रीफ होता है हम्म। ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे, वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये इसकी खासियत ये है कि जो मोस्ट ऑफ द कोरल जो रीफ पाए जाएंगे वो ट्रॉपिकल वाटर्स में ही पाए जाते हैं। उसका रीजन ये है कि हम बिल्कुल। आगे वो देखेंगे कि उसके लिए क्या क्या आइडियल कंडीशन बनते हैं, वो ट्रॉपिकल वाटर्स में ही बनते हैं। ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो ये बोला है कि कोरल लिव्स इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द एल्गी ऑफ जूजैंथली फैमिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जूजैंथली फैमिली होता है। ठीक है। एल्गी ऑफ दिस फैमिली आर कलरफुल व्हिच गिव्स द कलर टू कोरल रीफ्स। अच्छा, जो कोरल रीफ्स को जो कलर मिलता है ना, वो उसी एल्गी की वजह से मिलता है। ठीक है। कोरल में अब खुद का कलर नहीं होता है। जी। इसलिए जब हम बोलते हैं ना कोरल ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंडीशन बन जाते हैं जो एल्गी जो है वो सस्टेन नहीं कर पाता, तो एल्गी मर जाता है बेसिकली, कोरल वहीं रहता है। ठीक है। बट हम्म। क्या होता है कि एल्गी के रहने से कोरल को भी जो है वो तो लाइफ सपोर्ट मिलता रहता है। तो एल्गी के होने से जो है एक तो कलर लूज कर बिल्कुल। देता है अपना वो, क्योंकि कलर जो होता है वो एल्गी एल्गी लेके आता हम्म। है। प्लस जो लाइफ सपोर्ट चला जाता है एल्गी तो के उसको प्रेजेंस वो की भी वजह से धीरे धीरे होता है। डेथ होने लगती है। तो ये हम्म। एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये जो है कलर और जो यही एक कोरल लीव्स को इंडिकेटर का मिलता काम है। कर रहा होता है यहाँ पे। क्या। यही यहाँ पे एक इंडिकेटर का काम कर रहा होता हाँ है। बिल्कुल, कि वो ओशन की हेल्थ को बताता है। ठीक है। अच्छा, हम्म। ये ब्यूटीफुल और कलरफुल इकोसिस्टम है, तो टूरिज्म को भी बढ़ावा देता है कि ये जो है टूरिस्ट जो है बिल्कुल। इसको ऐसे ही
इकोसिस्टम को देखना पसंद करते हैं, तो एक और फैक्टर हो सकता है टूरिज्म बढ़ाने का। ये लक्षद्वीप को जो है हम यूज कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं एज अ टूरिज्म हब। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है एक। तो यही जो है कोरल ही जो होते हैं ना, वहीं पर जो है क्या ऑर्नामेंटल फिशेस यहीं पे पाई जाती हैं। तो कभी आपने वीडियोस देखी हो अगर कोरल्स की, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट होता है कि जो ऑर्नामेंटल फिशेस, बहुत सारे फिशेस के जो स्पीशीज होते हैं वो कोरल के आसपास ही उनको खाना मिलता है बेसिकली अलगी से, तो वो इम्पोर्टेंट है, वहां पे जो है रहती हैं वो। और वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स इकोसिस्टम है वर्ल्ड का, जिसे रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन बोला जाता है। ठीक है, बहुत ही हाई प्रोडक्टिविटी होती है, हाई प्रोडक्टिविटी इकोलॉजिकल। अगर वैसे देखा जाए तो सबसे लार्जेस्ट जो होती है एस्चुरी की होती है, उसी टर्म में जो है इसकी इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी थर्ड लार्जेस्ट होती है। पहले पे एस्चुरी, सेकंड पे जो है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, थर्ड पर जो है ये आता है कोरल रीफ्स इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के मामले में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अब देखते हैं कुछ आइडियल कंडीशन क्या है कोरल के बनने की। पहले तो वार्म ओशन करंट चाहिए, जैसे मैंने बोला था ना ट्रॉपिकल वाटर्स में क्यों पाए जाते हैं, वार्म ओशन करंट ट्रॉपिकल वाटर में पाया जाएगा। टेम्परेट में जो है वो थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाएगा, जो कि सस्टेनेबल नहीं होगा। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट है वार्म ओशन करंट। अच्छा, वार्म ओशन करंट का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर। ठीक है, मीडियम टेम्परेचर अराउंड 20 to 27 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि बिल्कुल जो बिल्कुल। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उससे जो कोरल्स की कॉलोनी है ना, वो नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड, मतलब इक्वेटर से दूर पोलवर्ड शिफ्ट हो रही है, क्योंकि पोलवर्ड जो टेम्परेचर वो बढ़ हम्म। रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और सैलिनिटी जो है मॉडरेट चाहिए उसको, 25 to 30 पार्ट्स पर मिलियन, या पार्ट्स पर थाउजेंड, मिलियन नहीं सॉरी, पार्ट्स पर थाउजेंड का। पर तो 1000। हाँ, तो ये एक इम्पोर्टेंट है सैलिनिटी। तो जहाँ पे जो है ज्यादा बारिश होगी वहां पे सैलिनिटी कम हो जाएगा, जहाँ बारिश कम होगी वहां पे सैलिनिटी बढ़ जाएगा। तो ये भी एक आइडियल कंडीशन है जो बढ़ मेंटेन होना जाएगा। जरूरी है। क्लीन सेडिमेंट फ्री वाटर होना चाहिए, इसलिए अगर क्योंकि सनलाइट की अवेलेबिलिटी जरूरी है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें ज्यादातर जो रिवर्स हैं वह ईस्ट फ्लोइंग है। इसलिए देखोगे कि ईस्ट वाले कोस्ट पे जो है वो कोरल्स कम पाए जाएंगे, मतलब नाम मात्र के पाए जाएंगे। ठीक है, वेस्ट वाले में पाए जाएंगे, लक्षद्वीप जैसे वेस्ट में है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, और जैसे आपने माउथ कभी ऑफ। पवन देखा होगा कि जो वर्ल्ड मैप में देखते हैं जितना भी लोकेशन है कोरल रीफ्स का, वो सब वेस्ट वर्ड मिलता है हमको। कुछ कुछ जो है वो ईस्टवर्ड मिलते हैं, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ हो गया वो हम्म। ईस्टवर्ड में मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल। बेसिकली ये है कि जिस तरफ जो है माउथ ऑफ रिवर जहाँ पे होगा ना, वहां पे नहीं पाए जाएंगे, वहां पे डेल्टा बनेगा। ठीक है, वहां सेडिमेंट आने की वजह से जो है वो क्लियर वाटर नहीं होगा, लेकिन इनको क्लियर वाटर चाहिए सनलाइट के लिए, हम्म। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साथ में पॉल्यूटेड वाटर होने से जो है वो डिजीजेस होने लगते हैं इनमें, इसलिए जो है आइडियल प्लेस नहीं है। और स्लाइटली एल्कलाइन वाटर चाहिए। ठीक है, एसिडिक नहीं, एल्कलाइन वाटर चाहिए। पीएच जो होना चाहिए वो आइडियल पीएच है इनका 8.3 बताया जाता है। इसलिए जो ओशन का 8.3। एसिडिफिकेशन हो रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड के आने से, तो ये जो है एसिडिफिकेशन की वजह से जो है ये नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है कोरल रीफ्स को भी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हम्म। है। ठीक, और अवेलेबिलिटी ऑफ सब मरीन प्लेटफॉर्म विद शैलो डेप्थ, मतलब 70 मीटर से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि उसको सनलाइट चाहिए ना, ज्यादा डिप्थ में चला जाएगा तो सनलाइट नहीं मिलेगा। फिर जो है प्रेजेंस ऑफ वेव्स एंड बिल्कुल। करंट, हाँ वेव्स एंड करंट का प्रेजेंस होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स को लेके आते हैं। ठीक है, अच्छा सेडिमेंट्स नहीं चाहिए बट न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए इसको, छोटे छोटे न्यूट्रिएंट जो साथ में जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, वो जो कोरल रीफ्स में फंस जाते हैं उनको भी रिमूव करके ले आता है वेव्स एंड ओशन, तो उसको ये भी रिमूव एक करेगा। इंपॉर्टेंट है। स्टैग्नेंट वाटर भी तो हार्मफुल है, और ज्यादा मूव करता वाटर भी हार्मफुल है। ठीक है, मतलब आइडियल जो होगा वो बहुत थोड़ा धीरे धीरे चलने वाला पानी, स्टैग्नेंट वो वाटर आइडियल यानी होगा। कि जो गंदा पानी होता है। हाँ बिल्कुल। हम्म। ठीक है, तो ये एक सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, ये पाए जाते हैं। अब थोड़ा देखते हैं, अच्छा इसको मैप पे जो देखना चाहें मैप पे देखें, जरूर देखें इसको कि किन किन एरिया में जो है कोरल पाए जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है देखना। अब देखते हैं टाइप्स हम्म। ऑफ रीफ्स क्या क्या होते हैं। 4 टाइप के होते हैं बेसिकली। एक होता है पैच, मतलब स्मॉल पैचेस में होते हैं, कहीं यहाँ थोड़े से यहाँ बन गए, थोड़े से यहाँ बन गए, थोड़े से यहाँ बन गए। ठीक है, वो पैचेस में इधर उधर बिखरे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल। और पैचेस में बिखरे होने से का मतलब क्या है, कॉलोनी में नहीं रहते हैं वो। ठीक है, कॉलोनी में नहीं रहने का मतलब अलग बिल्कुल अलग रहने का दूर दूर मतलब पे जो होता है। उनका स्ट्रेस झेलने का जो लेवल होता है बहुत हाई होता है, तभी अकेले रह पा रहे हैं ना। हम्म। ठीक है, जैसे हम अपना बिल्कुल। नेचुरल जो ह्यूमन एनवायरनमेंट से भी जज कर सकते हैं कि अकेले रहने का मतलब बहुत स्ट्रेस झेलने का लेवल हाई है इसका।
ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट है। तो गल्फ ऑफ कच्छ जो है ना वो बहुत ही हाई सैलिनिटी का जोन है, लेकिन वहां पे भी पाया जाता है। और ये जो है मेरे ख्याल से इंडियन ओशन में जो है मैक्सिमम नॉर्थवर्ड प्रेजेंस है कोरल लीव्स की। एक ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट होता है, एक एंग्रिया बैंक करके जो है महाराष्ट्र के तट पर है। इसको जो है मैं चाहूंगा कि जो हम इसको देख रहा है, ठीक है, वो वीडियो को देख रहा है, वो जरूर चेक करे इसको। एंग्रिया बैंक, ये कुछ टाइम से न्यूज में चल रहा है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और इसको ये बोला जाता है कि इसको फ्यूचर में जो है ये इंडिया का ग्रेट बैरियर रीफ बनने की का पोटेंशियल है इसमें, एंग्रिया बैंक में, जो कि महाराष्ट्र बिल्कुल। के वेस्ट कोस्ट में पाया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट, इसको देखें जरा। फिर दूसरा होता है फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ का मतलब क्या होता है? लेगून जो बना देते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये तट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऐसे करके जो है ये बना देगा, और बीच में जो है क्या बन जाएगा, बीच में आपका लेगून लेक बन जाएगा इस यहाँ पे, ठीक है। तो ये नैरो लेगून लेक बन जाएगा इसका, ये, और ये जो किनारे किनारे है ये जो है, ठीक है। अच्छा, इसका जो ग्रोथ होगा वो कोस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ होगा इसका, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखिएगा। एज रीफ्स मैच्योर इट ग्रोस टुवर्ड्स सी, बिकॉज सी जो है वो इसको खाना लेके आता है। और कॉन्टिनेंट को खाना नहीं मिलेगा, कॉन्टिनेंट से क्या मिलेगा इसको, कॉन्टिनेंट से जो आने वाली नदियां ना सेडिमेंट लेके आएंगी ज्यादा, तो वो आइडियल कंडीशन नहीं होगा उसके लिए। तो इसलिए जो है कॉन्टिनेंट की तरफ नहीं ग्रो करेगा, ये ग्रो करेगा तो इधर की तरफ ग्रो करना शुरू करेगा ये, ठीक है, सी की तरफ। और बिल्कुल। सी वर्ड रीफ ग्रोज एंड नियर कोस्ट रीफ्स डाइज फॉर्म्स बैरियर रीफ। तो ये जो है कोस्ट के इर्द गिर्द जो है वो डाई होना शुरू हो जाती हैं, और मरने के बाद क्या होती हैं वो बताया हमने, कि स्केलेटन जमा होते 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 वो ग्रेट बैरियर रीफ टाइप का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, और जो नेचुरल लिविंग बींग होता है वो इधर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ग्रेट बैरियर रीफ जैसे हमने देखा, ये एग्जाम्पल इसका। फिर जो है तीसरा एग्जाम्पल क्या है, वो है अटॉल रीफ का, ठीक है। एटॉल रीफ में क्या होता है, रिंग टाइप जो है स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किनारे किनारे से जो है ये यहाँ बन गया, थोड़ा यहाँ बन गया, थोड़ा यहाँ बन गया, थोड़ा यहाँ बन गया, ठीक है। और बीच में जो है कुछ एरिया जो है वो आइलैंड का निकला हुआ है, इसके इर्द गिर्द जो है चारों तरफ बना लिया। इसका एग्जाम्पल जो है उधर मॉरिशियस, सेशल वगैरह ना, ये सब जो है इस तरह के एग्जाम्पल है अटॉल रीफ के। अच्छा, अटॉल रीफ खुद हम्म। तीन टाइप के होते हैं। एक तो होता है आइलैंड अटॉल। आइलैंड अटॉल का मतलब क्या है, जैसे ये वाला ही डायग्राम दिख रहा है, इसमें क्या है, ये पानी है, हम्म। तो ये इसके आसपास जो है बन गए यहाँ पे बन गए, और यहाँ पे बन गए। तो इधर से जो है टिप जो है विजिबल होगा लेगून लेक का, ठीक है। और बाकी चारों तरफ से जो है उसको कोरल रीफ ने घेरा हुआ है, तो ये होगा आइलैंड अटॉल। जैसे लक्षद्वीप जो है वो एक आइलैंड अटॉल है। फिर एक होता है ट्रू अटॉल, बिल्कुल। ठीक है। ट्रू अटॉल, ट्रू अटोल को क्या कहते हैं, मतलब बीच में जो है आइलैंड के ऊपर ही हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये आइलैंड है, अगर मतलब ये आइलैंड नहीं कहेंगे इसको, मतलब एक लैंड फॉर्म है, और एक प्लेन ये, मास है। हाँ, ये जो है पानी है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है कुछ इस तरह से वो बनाएगा। बेसिकली ये सरफेस, वाटर के सरफेस हाँ, के अंदर रहेगा, दिखेगा बिल्कुल, नहीं ये ये। इतना अंदर रहेगा, बट थोड़ा बहुत यहाँ से विजिबल होगा, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से इस साइड से हाँ विजिबल होगा, थोड़ा हाँ, इस साइड से मतलब विजिबल टिप में होगा। विजिबल। बीच में क्या होगा, ऐसा लगेगा कि एक लेक टाइप का बन गया है, विद इन ओशन एक लेक हम्म। टाइप का बन गया है ये समझ। वाला पार्ट, पानी भरा हुआ होगा ना ये वाला पार्ट में, ठीक है। तो ये लगेगा, ठीक है। अब जो है यही जब लेगून लेक जो बनेगा बीच में, वो सेडिमेंट से फिल हो जाएगा ना, ये सेडिमेंट से फिल हो गया तो एक आइलैंड, प्रॉपर आइलैंड बन जाएगा ये, जैसा हम जी। नीचे देख रहे हैं एटॉल आइलैंड। तो वही फिल हो जाता है, तो वो एक प्रॉपर आइलैंड बन जाता है, तो वही एटॉल आइलैंड बोला जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर कोरल ब्लीचिंग, जैसे हमने देखा था कि डेथ होता है, एक्सपल्शन, एल्गी छोड़ जाते हैं तो अपना कलर लूज कर देते हैं, सब कुछ लूज कर देते हैं अपना, मतलब उनकी लाइफ को डेंजर होता है, ठीक है। तो ये सब जो है हम्म। इकोलॉजी का पार्ट है, इकोलॉजी का पार्ट है, ओशनोग्राफी में इसको कवर नहीं किया इसको जाएगा, डील करेंगे हम। ठीक है। इकोलॉजी का पार्ट है, इकोलॉजी अगर बिल्कुल। कभी कवर करना हुआ तब कवर किया जाएगा इसको। बेसिकली ये है कि कोरल जो है रेन फॉरेस्ट है ओशन के, ठीक है। बहुत सारा इनका वो है, फूड की अवेलेबिलिटी, ठीक है, मतलब क्या क्या अवेलेबल करते हैं ये सब हमने देखा शायद पीछे हमने, ठीक है। हम्म। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड प्रोवाइड करना, टूरिज्म अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, और लाइमस्टोन प्रोवाइड करना जिप्सम बनाने के लिए, सीमेंट बनाने के लिए, ठीक है। ये सब चीजें इसमें होती है। अच्छा, एक जो है अभी रिसेंट में कुछ बिग रॉक टेक्नोलॉजी चल रही है ना, हम्म। ऐसा ही कुछ है शायद, बिग रॉक करके है, एक मिनट, जो, हाँ, बायो रॉक है, बिग रॉक नहीं, बायो रॉक है।
तो ये रिसेंटली न्यूज में है, उसको क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से ही हाँ, हम इसको उसमें क्या है, कन्वर्ट कुछ करते हैं। स्टील के कुछ स्ट्रक्चर बना दिए जा रहे हैं, ठीक है, और उसमें थोड़ी सी बिजली पास की जा रही है। उससे क्या होगा, बिजली पास करने से क्या हो रहा है कि जो कार्बोनेट आयन है ना, कार्बोनेट आयन जो होते हैं वो हम्म। आके इससे चिपकना शुरू हो जा रहे हैं, प्रोटोन्स। जिससे एक आर्टिफिशियल टाइप का ना वो बन रहा है, कोरल कोरल बनता कोरल। जा रहा है। तो जो एल्गी जो छोड़ के चले जा हम्म। रहे थे, कोरल जो छोड़ के चले जा रहे थे ना, वो इसके इर्द गिर्द चिपकते जा रहे हैं और वो आर्टिफिशियल वो बना रहे हैं। अब क्या है, इसमें फायदा क्या है बिल्कुल। कि ये नेचुरल से ज्यादा स्ट्रांग है और विद टाइम और स्ट्रांग होता चला जाएगा, ठीक है। विद टाइम जो है ये वीक नहीं पड़ेगा, विद टाइम और स्ट्रांग होता चला जाएगा, ये फायदा है इसका। दूसरा फायदा ये है कि जो कोरल को मेहनत करनी पड़ती थी ये कार्बोनेट बनाने में, ठीक है, अब वो मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, अब वो मेहनत जो है वो ग्रो करने में लगा रहा है, इसलिए जो है ये नेचुरल से काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है बायो रॉक टेक्नोलॉजी, जिसका उपयोग किया जा रहा है कोरल की कॉलोनी को वापस बसाने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। तो इसी के साथ जो है ये लेक्चर समाप्त करेंगे। तो ओशनोग्राफी इसी के साथ कंप्लीट हो गई है। और किसी टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तब तक मिलते हैं अगले किसी कॉन्सेप्ट को लेके, प्रोजेक्ट को लेके। टिल देन, थैंक यू। बिल्कुल।